तो वज्र भी है, राहुल भद्र भी है, सराह भी है। ठीक है, इस प्रकार कई नाम सरहपाद भी कहते हैं इसको। तो ये 84 सिद्धों में हुआ करता था। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास यह रचना शालिभद्र सूरी की है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। परमात्मा प्रकाश और योग सागर गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? आदिकाल में परमात्मा प्रकाश और योग सागर गद्य रचनाओं के रचयिता जोइंदू हुआ करते थे। ठीक है, जोइंदू है इनके। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। और वर्ण रत्नाकर जो है वह मैथिली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इज दैट क्लियर? अब देखिए भाषा सर्वेक्षण आता है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न कहीं न कहीं आए हुए हैं, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। यहाँ से लेकर प्रश्न अक्सर यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अधिकतर चांसेस है, मेरा खुद का अनुभव है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से ढेर सारे प्रश्न फंसते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो। आप पढ़ेंगे इसके बाद अनुभव अवश्य करेंगे। भाषा सर्वेक्षण जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है। किसकी? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भाषा सर्वेक्षण का सही हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्तवार्ध ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गारसा तासी ने फ्रेंच भाषा में स्तवार्ध ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा था। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आप लिखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है। और सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। अब हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ, ये तो सब अन्य भाषाओं में थे। ठीक है, ये अन्य भाषाओं में थे, यानी कि जैसे कि स्तवार्ध ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये तो फ्रेंच भाषा में था। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये मिक्स था। अब देखिए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला अगर पूछा जाए कि पहला हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, इतिहास ग्रंथ, तो आप लिखेंगे शिव सिंह सरोज। ये एक ग्रंथ ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया था। तो आगे देखिए 10वां प्रश्न, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, यूजीसी नेट में आया हुआ सवाल है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, अभी मैंने बताया था। तो सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक, तो वन लाइनर समझ लीजिए, आप पढ़ रहे हैं वन लाइनर, रटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझते जाइए। और घंटों हम जितना टाइम कमेंट पढ़ने में लगाते हैं उतने टाइम में हम 5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो हमारा इतना समय नहीं है, समय व्यर्थ हो जाता है, तो कोई मतलब निकलता नहीं। इसलिए आप सीधे सीधे टॉपिक पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए और उसके आंसर पर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति है। किसकी है? दामोदर शर्मा की है, अधिकतर पूछी जाती है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद हैं। कौन? हेमचंद्र। अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद्र, याद रखना, क्योंकि अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में है मिश्र बंधु विनोद? कितने भागों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित है। और मिश्र बंधुओं के नाम आप समझ लीजिए, अक्सर पूछा जाता है मिश्र बंधु तो हम लोग कह लेते हैं, लेकिन उनके तीन नाम थे, 3 मिश्र बंधु थे ना, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों मिश्र बंधु थे। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। अधिकतर हम लोगों में कंफ्यूजन रहता है
कि संधि काल, चारण काल दो लोगों ने नाम दिया, चारण काल दो लोगों ने नाम दिया, चारण काल दो लोगों ने नाम दिया। अब लेकिन बात यह है कि दिया दो लोगों ने नाम, और कभी कभी पूछा भी जाता है कि संधि काल एवं चारण काल। अब यहाँ से अगर हटा दे चारण काल, तो संधि काल और चारण काल दो नाम दिए वीरगाथा काल के, किसने किसने नाम दिए? संधि काल और चारण काल दो नाम दिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और चारण काल ओनली जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। संधि काल चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने ओनली चारण काल कहा। तो ये चारण काल दो लोगों ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। लेकिन बात अगर संधि काल एवं चारण काल दो एक में मिलाकर आ जाए तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आसगु कवि की रचना कौन सी है? आसगु कवि की रचना कौन सी है? आसगु कवि, आसगु जानते हैं? आसगु एक कवि हुए हैं। आसगु और आसुग तो अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है, ठीक है। तो आसगु के चंदन वाला रास जो है, चंद्रबाला रास या चंदन वाला रास भी हम कह लेते हैं, चंद्रबाला रास आसगु कवि की रचना है। पाउमचर्यम ये स्वयंभू की रचना है, पाउमचर्यम स्वयंभू की है, ठीक है, पाउमचर्यम स्वयंभू की रचना है। और शब्दानुशासन की बात करें हम, शब्दानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है, हेमचंद का शब्दानुशासन हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है, क्योंकि शब्दानुशासन नाम से ही हमें प्रतीत होता है। अगला पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, जैन मुनि राम सिंह थे, जैन एक थे, जैन साहित्यकार थे। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? तो प्राकृत पैंगलम की बात करें तो लक्ष्मीधर की, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की है। अणय कुमार चरिऊ, अणय कुमार चरिऊ कह लो या फिर नाग कुमार चरित कह लो, अणय कुमार कह लो या नाग कुमार चरित कह लो, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत, नय कुमार या नाग कुमार चरिऊ। देखिए अपभ्रंश भाषा में नाग को नय कहा जाता था, तो नय कुमार कहो चाहे नाग कुमार चरिऊ कह लो, तो ये पुष्पदंत की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है, किसकी? मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जिन्न दत्त सूरी की रचना है, किसकी? जिन्न दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास, ठीक। आगे देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध, तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी हैं, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सोमप्रभ सूरी। आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और आदिकाल को सिद्ध सावंत काल किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सावंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था, ठीक है। तो ये अधिकतर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हमने बहुत सारे कंपटीशन में देखे हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, आदिकाल के नाम के को लेकर के अधिकतर प्रश्न बना करते हैं। तो अब ये देखिए, ये यूपी टेट यानी यूपी टीटी में आया था, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उसमें आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज वपन काल, ठीक है, क्या दी है? बीज वपन काल, बीज वपन अर्थात बीज का बोना, तो बीज का बोना किस काल से प्रारंभ हुआ था? तो आदिकाल से। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा कि बघेली युग का संबंध पूर्वी हिंदी से है, ठीक है, पूर्वी हिंदी से बघेली का संबंध है। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, पहला ऑप्शन आपका सही है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी से के अंतर्गत आती है कौरवी या खड़ी बोली। बात समझ में आई? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। 32 का राइट आंसर
फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, यानी डी। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मैंने बताया था ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो शौरसेनी का उत्तरी रूप था, ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? शौरसेनी के उत्तरी रूप से हुआ। 34 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, शौरसेनी का उत्तरी रूप। खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शौरसेनी का उत्तरी रूप से हुआ। और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितनी? 18 बोलियां हैं। तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, 18। ओके, और हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं, ठीक। तो 35 का थर्ड सही है और 36 का फोर्थ सही है। अगला 37वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आपकी आती हैं। कितनी? 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी, तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? अरे भोजपुरी जानते ना, दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया, कहाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी आपकी आजमगढ़ के आसपास बोली जाती है भोजपुरी ना, कहाँ नहीं बोली जाती। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है कि देखिए दरभंगा, बिहार, पटना, पूर्णिया, ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहार में बिहारी हिंदी है ही है, तो पटना, पूर्णिया, दरभंगा ये सब बिहार के ही आसपास के तो हैं, बिहार के ही अंतर्गत आते हैं। तो आजमगढ़ जो है ये बिहार भोजपुरी के क्षेत्र, सॉरी, ठीक है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आजमगढ़ में बोली जाती है। मैथिली का बोली का क्षेत्र है मैथिली, देखिए मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा और मिथिला प्रदेश बिहार में है, बिहार में चंपारण है, तो थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का सॉरी देखिए मैथिली मुंगेर, मैथिली का ऑप्शन हो जाएगा मुंगेर के साथ। मैथिली बोली का क्षेत्र है मुंगेर, ठीक है। बिहार में चंपारण भी है, सिमरिया मुंगेर भी बिहार में, जहाँ पर दिनकर जी का जन्म हुआ था, ठीक। तो मुंगेर मैथिली का क्षेत्र है, तो वहाँ मैथिली मेवाती चलती है ना, मैथिली चलती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है ना, मैथिली मगही चलती है ना बिहार में, ठीक है। तो भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो देखा दिनकर, प्रेमचंद, प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब कहाँ से आते हैं? ठीक है। तो इनका सबका जो बोली क्षेत्र था वो भोजपुरी था। क्या था? भोजपुरी था। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? किन उपभाषाओं को हिंदी माना? देखिए भाषा विज्ञान में किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इनको हिंदी माना जाता है, ठीक है। अब देखिए अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? अब अपभ्रंश में स्वरों की संख्या पूछ लिया। अब अपभ्रंश में स्वरों की संख्या जो थी वो थी 8। कितनी? 8 थी। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो ड़ा ढ़ा नहीं थे। कौन से व्यंजन नहीं थे? रा और ढ़ा। रा और ढ़ा जो आपके द्विगुण व्यंजन हैं ये नहीं थे, द्विगुण व्यंजन नहीं थे, उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं थे, ठीक है। तो ड़ा और हा ये व्यंजन नहीं थे अपभ्रंश में। निम्न में से किस हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार मानी जाती है, देवसेन की लिखी हुई है ना, श्रावकाचार मानी जाती है और ये देवसेन की लिखी हुई है। अभी शुरुआत में ही आपने पढ़ा था। आदिकाल को वीर काल किसने संज्ञा दी थी? मतलब आदिकाल का एक और नाम था वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, और या फिर रामकुमार वर्मा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी, ठीक।
46वां प्रश्न कहता है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। यानी विभिन्न कालों का काल विभाजन किया, फिर उनका नामकरण किया, ऐसे प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, 46 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। वो उन्होंने काल विभाजन करके नामकरण पहले इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने किया। ठीक, 487 ने तो लेखक परिचय दे दिया था, उनसे कोई मतलब नहीं था। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं स्नेह रासक, तो इसको स्नेह रासक भी कहते हैं। ठीक है, संदेश रासक अब्दुल रहमान कह लो, चाहे अब्दुल रहमान कह लो, संदेश रासक। ठीक है, फिर आता है खुमान रासों के रचयिता कौन है, दलपत विजय। खुमान रासों के रचयिता कौन है, दलपत विजय। खुमान रासो, दलपत विजय। अब निम्न में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है। आला खंड के नाम से परमाल रासो प्रचलित है। ठीक है, यह वर्षा ऋतु में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूएसए नेट में कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। परमाल रासो का संबंध महोबे से था। महोबे में आल्हा और उदल नाम के दो वीर थे। उन्हीं वो परमाल जी जो थे, राजा परमाल, वो उनके आश्रयदाता थे, आल्हा और उदल दो वीरों के। तो उन्हीं की गाथा है इसमें, जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। तो निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है। गेय मतलब गाया जाने वाला, तो इसका थर्ड बीसल देव रासो जो है वो गेय है। बीसल देव रासो क्या है, गेय रासो काव्य है। और फिर अगला प्रश्न कहता है कि परमाल रासो के रचयिता कौन है, तो जगनिक है। अभी बताया मैंने आपको। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारिणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार समय कितने हैं, यानी खंड कितने। पृथ्वीराज रासो में कितने खंड हैं या कितने समय हैं। तो पृथ्वीराज रासो के खंडों को एक तो समय कहा जाता था, खंड नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो कितने समय हैं, पद्मावती समय, नागमती समय, ये समय करके उसके खंडों के नाम हैं। तो पृथ्वीराज रासो के कितने खंड या कितने सर्ग भी कह सकते हो आप, तो इसको समय कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69। ठीक है, 69 यानी 69 समय थे पृथ्वीराज रासो में। और ये नागरी प्रचारिणी सभा काशी संस्करण उसी के अनुसार, ये बात आप समझिए। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है। यानी जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं, इनमें से वह विद्वान कौन है। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ये मानते थे कि ये प्रामाणिक है, और डॉक्टर बुलर, राजा रामचंद्र शुक्ल और मुंशी देवीदास ये मानते थे अप्रामाणिक है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, सर्वथा। इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो भैया चंदबरदाई है। ठीक, चंदबरदाई। जब उनका महाकाव्य प्रथम है तो महाकवि भी तो प्रथम होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंदबरदाई ने लिखा है। ठीक, रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता कौन है। रणमल्ल छंद काव्य के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रणमल्ल छंद के हैं श्रीधर। रणमल्ल छंद के कौन है, श्रीधर हैं। ठीक है, और जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है, तो भट्ट केदार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। अब इसमें कहता है कि पंक्तियां लिखी हुई हैं, पंक्तियों को पढ़िए, आनंद लीजिए, और उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उसके नीचे लिखे हुए विकल्पों में से एक सही चुनना है। तो पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुण्य। अब बताओ, ये पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुण्य, तो ये इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। पुरुष कहानी हो कहो, इसके रचयिता विद्यापति हैं। विद्यापति ने भी विद्यापति, ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, पुरुष कहानी हो कहो जस पत्थावे पुण्य, बहुत बार पूछा गया, ये पूछी गई पंक्ति है, विद्यापति इसके लिखे। फिर अगला एक वक्तव्य है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। अब यह पंक्ति किसकी है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसको याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आपको लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई यूजीसी नेट में, ठीक है। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। ये आल्हा छंद है, और जब आल्हा छंद है तो परमाल रासो ग्रंथ से है, और परमाल रासो ग्रंथ से है तो रचयिता सीधी सी बात है जगनिक होंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका जगनिक सही है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती है, ठीक है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? तो इसका भी आंसर जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। तो अब देखिए, ये और कोई नहीं, अमीर खुसरो के अलावा कोई नहीं लिखेगा। पहेली है, मतलब एक स्त्री ने दीपक को जलाया था बत्ती के माध्यम से, तो बस वही है। तेसिल बहना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अब हट्ठा। तेसिल बहना की बात अगर किया जाए तो विद्यापति इस पंक्ति के रचनाकार हैं, ठीक है। विद्यापति इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तेसिल बहना के। अब दुरहिया हाटे बाटे रूप बिरछ की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अब इसके बताइए कौन हो सकते हैं? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि गोरखनाथ ने लिखा था अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, और तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। भल्ला हुआ जुमारिया बहड़ी महारा कंतु, लज्जे जमतु वयंसी हो जय भगा घरवंतु। अब ये कहाँ का हो सकता है? आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसमें 100% प्योर अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसके रचयिता कौन है? हेमचंद है, ठीक है, हेमचंद। पुस्तक जल्लड़ हाथ दई चली जनन नृप काज। तो ये किसकी पंक्ति है? चंदबरदाई की है, क्योंकि जल्लड़ इनका पुत्र था, और जब चंदबरदाई गजनी को जाने लगे पृथ्वीराज के काम से, तो उन्होंने अपना, ऐसा माना जाता है कि अधूरा ग्रंथ अपने पुत्र जल्लड़ के हाथ में रख करके और उसको पूरा करने के लिए कह करके चले गए थे और वहां पर मारे गए थे, ठीक है। तो पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, तो इसका राइट आंसर आपका 68 का हो जाएगा, बता देना, चौथा हो जाएगा चंदबरदाई, इन्हीं का लिखा हुआ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ, कुछ लोग इनको मच्छंदर नाथ भी बोलते हैं। अब देखिए, बड़ा मस्त ये वक्तव्य है, बहुत ही आनंददायक। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो ये आप ही थे। ये पंक्ति किसकी है भैया? ये पंक्ति किसकी है? तो भैया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा और किसकी हो सकती है? अधिकतर वक्तव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही ऐसे हैं। जहि मन पवन न संचरे, रवि शशि नहीं पवेश,
और तही बट चित्त विसाम करू, सरहे कहिए उवेश, जही मन पवन न संचरहि। तो 71 का राइट आंसर चौथा हो जाएगा आपको, सरहापा की पंक्ति है, जही मन पवन न संचरे, ये सरहापा की पंक्ति है। ठीक है, जही मन पवन न संचरे सरहापा की है। पहले जैसे गाथा को गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को आप खोजेंगे तो वहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक बार उसको, अगर आप हिंदी से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, तो एक बार उसको जरूर पढ़िए। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है कि पहले जैसे गाथा को गाहा कहा जाता था, तो गाहा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की उक्ति है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। 84 सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती? तो 84 भैया। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 है। नाथ 9 थे, नवनाथ बोले गए हैं। नाथों की संख्या कितनी? 9 नाथ। ठीक, चर्यापद, चर्यापद शबरपा के थे। चर्यापद किसके थे? चर्यापद तो शबरपा के थे चर्यापद रचना। और जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो हिंदी साहित्य का विकास, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये पहले यानी प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य के विकास नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न कहता है कि हिंदू समाज में नीची से नीची जाति समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, और इस पंक्ति के रचनाकार भी रामचंद्र शुक्ल नहीं है, है ना। इस पंक्ति के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वो कहते हैं कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती। मस्त बात है ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता कौन है? तो हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्यायन इसके लेखक हैं। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन, हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्यायन। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमास वध, ठीक है, कैमास वध तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है कैमास वध। ठीक, मनहु कला सस भान कला 1600 बन्नी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो पृथ्वीराज रासो की पंक्ति भैया। किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। ठीक, पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है राइट आंसर। तो मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी। और जब अगर पूछ ले रचयिता कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। पद्मावत समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पृथ्वीराज रासो का एक भाग है पद्मावत समय, क्योंकि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो था वो समय में बटा हुआ था, समयों में। अपनी पहेलियां मुकरिया के लिए प्रसिद्ध कौन है? अमीर खुसरो। पहेलियां मुकरिया गजल दो सुखने ये सब अमीर खुसरो के हैं। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं, क्योंकि विद्यापति की सारी रचनाएं लगभग मैथिली भाषा में लगभग रचनाएं थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो भैया अमीर खुसरो थे। बात यह है कि अमीर खुसरो ऐसे कवि थे जिन्होंने आदिकाल में ही खड़ी बोली को अपनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अमीर खुसरो। और ढोला मारूरू दोहा की नायिका का क्या नाम है? मारवी। ठीक है, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी ढोला मारू की जो नायिका है मारवाड़ी है। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो दुर्गाबाई। बीसल देव रासो में दुर्गाबाई नाम की एक नायिका है। ठीक है,
बीसल देव रासो, सॉरी दुर्गा भाई गलत हो गया भाई, यहाँ नहीं, राजमती होगा, ठीक है, राजमती, इसलिए मैं कह रहा था क्या होगा जी, ठीक है, राजमती बिल्कुल पक्का आंसर है। बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है, ठीक है, राजमती। रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? रेवंत गिरिरास, ठीक। तो विजय सेन सूरी ने लिखा है रेवंत गिरिरास। किसने लिखा? विजय सेन सूरी ने लिखा। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? पीतांबर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर बर्थवाल कह लो चाहे पीतांबर दत्त बर्थवाल कह लो, इन्होंने गोरखबानी का संपादन किया था। अभी अंतर की त्यागे माया और दुविधा मेट सहज में रहें, ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? अभी अंतर की त्यागे माया, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोगेंद्र या दामोदर शर्मा? तो भैया ये है गोरखनाथ, जिन्होंने लिखा था अभिअंतर की त्यागे माया दुविधा मेट सहज में रहे। अपभ्रंश को प्राकृत भास किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृत भास कहने वाले कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भास कहा। क्या कहा? प्राकृत भास कहा। और दोहा या दूहा, जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? प्राकृत भाषा से। नेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। दोहा या दूहा जिस प्रकार कहने से अपभ्रंश भाषा का ज्ञान होता है, उसी प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का ज्ञान होता है। गाथा सप्तशती, देखिए हाल कवि की थी गाथा सप्तशती, और गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है, यह बात पूछी जा रही है। तो आपका पहला ऑप्शन संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती या गाहा सप्तशती कह सकते हैं। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा था? तो जॉन जोशुआ केटलर जो थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण लिखा था, विदेशी विद्वान थे। विदेशी विद्वान और हिंदी व्याकरण लिखा जॉन जोशुआ केटलर, जोशुआ केटलर। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता आपके हैं नल्ल सिंह। कौन है? नल्ल सिंह। विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह हैं। अब सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक आपके हैं सरहपा, ठीक है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो थे वो भैया सरहपा ही थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग थे, है ना। तो सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए थे? चरित काव्य, देखो ये ध्यान देना, चरित काव्य, जैन साहित्य में चरित काव्य बहुत लिखे गए थे। करकंड चरित किसने लिखा? कनकामर मुनि ने लिखा। करकंड और कनकामर काका से एक ही रास है, याद रखना। करकंड चरित कनकामर मुनि। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लामी धर्मावलंबी कवि कौन थे? यानी जिन्होंने भारतीय भाषा में रचा और थे क्या मुस्लिम धर्मावलंबी थे, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का राइट आंसर आप लगाइए 2, यानी कि अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान एक ऐसे कवि थे जो भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि थे। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद, ये भी आ चुका क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? तो भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है, जबरदस्त है, ध्यान दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग मिलता है? 12 मासा, ठीक, ये भी पॉइंट की बात है। बीसर देव रासो ऐसा प्रथम एक रासो काव्य था जिसमें 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग मिलता है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं है भैया। कीर्तिलता और कीर्ति पताका पीजीटी 2000, पिछली पीजीटी, ठीक है, जो अभी 2019-18 की पीजीटी हुई थी, 16 वाली, 2016 वाली पीजीटी जो 18-19 में हुई थी, शायद 20 में हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका संबंधित प्रश्न आया था, ठीक। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? कहानी किसको कहा है? कीर्तिलता को कहानी कहा है विद्यापति ने। मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ,
अगर आपको कुछ पूछना है, वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये पंक्ति किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। तूतीय हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को मिली। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में हुआ। तो यह सिर नवीन राम को नाही गिरियो टूट, और आन देव नहीं परसिए, ये तन जायो छूट। तो यह सिर नवीन राम को, यह सिर नवीन राम को, और नाही गिरियो टूट, और आन देव नहीं परसिए, ये तन जाओ छूट। चरणदास। सिर कहाँ झुकाता है? चरणों में। तो चरणदास इसके लेखक हैं। कुटिल केस सुदेश पोह परिचियत पिकसद, और कमल गंध पय संद, हंस गति चलत मंद मंद। ये बताइए, ये जो है चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की पंक्ति है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? आदिकाल को सबसे 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 विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या कहा? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को 110 प्लस कह रहे थे, तो 110 प्लस अर्थात 111 एक शुभ संख्या। प्रथम वीडियो, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा था? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। दोस्तों कैसा